न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपको धरोहर की सच्चाई बताते हैं, वो सच्चाई जिसे दरभंगा की 90% जनता या तो जानती नहीं है या जानने का प्रयास नहीं करते। चलिए ये हम आपको दिखाते हैं। ये है धरोहर, ये दरभंगा के लाल किला कहे जाने वाले इस धरोहर और इसके चारों तरफ करीब 12 बीघा में हुए ये चार दीवारी जो दरभंगा महाराज और आज पर्यटक स्थल बनने के लिए लोगों की आवाज़ आ रही है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हुए बताएंगे कि क्या है धरोहर की कहानी। हमारे साथ सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामबाग की सुंदरता, सौंदर्यीकरण और इसे विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरभंगा के रामबाग गेट के सामने गंगा जो रेजिडेंसी होटल खोला गया था, जो चारों तरफ लोग इस क्षेत्र में आ करके यहाँ रह करके खासकर इस हेरिटेज, इस धरोहर के बारे में जानने का प्रयास किया। उनसे हम मिलाते हैं कि ये जो धरोहर है, उस धरोहर का विश्लेषण क्या है धरोहर? देखिए, धरोहर जो राज परिवार ने बनाया था, अपने लिए किला बनवाया था। और धरोहर तब तक साबित नहीं होगा जब तक इसको सरकार धरोहर घोषित नहीं करती। जब सरकार इस तरफ से घोषित हो जाए तब इसको आप धरोहर का नाम ले सकते हैं। अदरवाइज तो ये अपना चीज़ है, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिन्होंने बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी ये सारे के सारे होम स्टेट लैंड उनके नाम पे है, जिसमें से वो बेच भी रहे हैं। बेचने के बाद इसका ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दूसरी बात है। इसके लिए तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये धरोहर सरकारी है तो सरकार इस पर अभी तक ध्यान नहीं दी, या अगर एक बार नोटिफिकेशन आया भी तो फिर किस कारण से रुक गया? क्योंकि कानूनन सरकार का अभी तक इस पर अधिकार नहीं हुआ है। किसी भी चीज़ को धरोहर या हेरिटेज करने के लिए उसको 100 साल की आयु कम से कम जरूरी है। ये मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जितना मैं कानूनी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज तक यही सुनने में आया कि 100 साल हो जाए तब ये धरोहर होगा। 47 में ये पूरा हुआ नहीं और देश आज़ाद हो गया। तब तो 2047 से पहले वैसे भी हेरिटेज नहीं हो सकता है। अब इस विषय में लेकिन एक बात तो है कि सरकार जब चाहे जिस जगह का, जिस जमीन का, जिस बिल्डिंग का चाहे तो वो उसको ले सकती है। ये तो सरकार का हक है। तो क्या सरकार को इतने दिनों तक ये पर्यटक स्थल के रूप में इस चीज़ को या तो देखा नहीं गया या फिर इसके लिए पुरातत्व विभाग भी संज्ञान में लिया था? हाँ, संज्ञान में लिया था। तो जिस तरह से आप बोले हैं कि सरकार कोई भी चीज़ ले सकती है तो उसके लिए उसका मुआवजा दे सकती है। बिना मुआवजे के कोई चीज़ नहीं ले सकती है। रही बात सर अच्छी चीज़ देखना, इसका मतलब इसके ऊपर हम धावा बोल देंगे ये नहीं होता है, ऐसा नियम नहीं है। कानूनन ये चीज़ सरकारी है कि नहीं और कानूनन सरकारी चीज़ का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं क्या, उस पर ही आप बहस कर सकते हो या उस पर ही आप कुछ काम कर सकते हो। अगर ये सरकारी है या सरकार को चाहिए तो उसको मुआवजा देकर लेना होगा ना। ऐसे खाली बात करने से तो नहीं हो जाएगा। ये इस बीच में जो काफ़ी चल रहा है कि जो रामबाग परिसर का जो ज़मीन है वो रजिस्ट्री हो रहा है, लगातार बेच रहे हैं, भूमाफिया बेच रहे हैं यहाँ। तो इससे क्या नोटिफिकेशन हो नहीं रहा ताकि ज़मीन का मालिक हो जाएगा? देखिए, जितने लोगों ने घर बनाया है वो इस ज़मीन के मालिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्री तो कराया, म्यूटेशन उनके नाम पे नहीं हुआ। जिन लोगों का म्यूटेशन हुआ उनके नाम पे ज़मीन है, उसका रसीद उनके नाम से कटता है। बाकी लोगों का रसीद नहीं कटता। जब तक वो रसीद नहीं कटता है तब तक उस रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स नहीं होगा उस रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कौन सा रजिस्ट्री है जिससे लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स नहीं मिल रहा है? क्या उसमें बात है? इसके लिए तो सारे जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के पास आपको जाना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। ज़मीन बिक तो रहा है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो या तो वो ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है। तो सड़कें कैसे बन रही हैं? सरकार क्या इसको होल्डिंग प्लेस ले रही है या फिर सड़कें अंदर कैसे बन रही है? सरकारी ज़मीन, अगर प्राइवेट ज़मीन है तो सड़कें सरकारी सड़क नाला कैसे बन रहे हैं? हाँ, अगर ये बात इसके ऊपर हमने आवाज़ उठाया था कि अगर ये सरकारी ज़मीन है तो ही सरकार का पैसा लगेगा, अगर प्राइवेट ज़मीन है तो प्राइवेट में सरकारी पैसा नहीं लगेगा। और अगर सरकारी पैसा लगा कर इसमें सड़क बना तो नाला का काम क्यों अधूरा रह गया? किसी के दबाव में वो क्यों नहीं पूरी तरह से पूरा हुआ? उसको रोक दिया गया, जिसके कारण आज ट्रस्ट के फील्ड में पानी भरा हुआ है और तालाब बन गया है। जिस जहाँ बच्चे खेला करते थे, जो ट्रस्ट का ज़मीन है वो तो भाई पब्लिक का ही है ना, वो तो किसी का पर्सनल नहीं है। उसको भी पर्सनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस किला के अंदर जो ज़मीन बिक रहा है उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, कैसे बिक रहा है उसमें भी बहुत सारी बातें हैं।
अब यहाँ जो म्यूटेशन रोका गया उसमें भी बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं कि इसलिए रोका गया कि अगर म्यूटेशन होगा तो पता चल जाएगा कौन सा जमीन बिकाऊ है कौन सा नहीं बिकाऊ है, नहीं होगा तो सब बेच के उसके बाद म्यूटेशन होता रहे ना होता रहे। क्या तो ये क्या कहा जा रहा है कि जमीन का 1/3 जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या था उसमें पूरा? इसमें ऐसा सुनी हुई बात करते हैं और कुछ जो हमने देखा है या कुछ जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ये सारा ज़मीन भाइयों में बांटने के बाद 1/3 ज़मीन पब्लिक यूज़ के लिए महाराज साहब ने दिया कि इसमें पब्लिक यूज़ की चीज़ें बनी, लेकिन और उसमें जैसे 3 जगह बटा तो महारानी ने ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट की भी ज़मीन बिकने लगी। बेचने वाला मैनेजर है और खरीदने वाले लोग, पता है कि कुछ होना तो है नहीं, बस घर बना लो, कल न परसों तो हो ही जाएगा। एक बहुत बड़ा पक्का स्लम तैयार हो गया है जिसमें किसी भी प्राकृतिक आपदा में क्या हालत होगा ये नहीं पता। ना इसके लिए कोई संज्ञान आपको नगर निगम ले रही है, ना पुलिस ले रही है कि क्यों बन रहा है, ना ही कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट, ना डीएम, ना एसपी, किसी को कुछ नहीं धरी पड़ी है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे मकान बन रहा है, बिना किसी नक्शे के बन रहा है। आखिर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इस तरह छोड़ के बनाइए ताकि आपके ऊपर से दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो। हम तो देख रहे हैं कि एकदम जहाँ तक जमीन है 5 दूर 10 दूर पूरा में मकान 3 मल खड़ा हो गया, अब दूसरा मकान सट के खड़ा होगा। कभी अगर भूकंप आया किस स्थिति में रामबाग होगा ये भगवान जानते। इतना बड़ा भूखंड बेचने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, जब आप भूखंड बेचते हैं तो आपको नाला, रोड, स्ट्रीट लाइट सब प्रोविज़न करके प्लॉटिंग करके बेचना होता है और उसके लिए पहले टाउन प्लानिंग से आपको अप्रूव करना पड़ता है लेआउट प्लान। लेआउट प्लान नहीं पास कराने का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि इसमें सारा ज़मीन बिकाऊ नहीं है। अगर आप लेआउट प्लान पास कराने जाएंगे तो वहीं पर आपका जो बिकाऊ ज़मीन है उसको अलग कर दिया जाएगा। आप ये सब नहीं करके हफाजतली बेच रहे हैं, लोगों को आप नर्क में डालें। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो दीवार गिरेगा कभी भी तो 90 फीट तो कम से कम ये एरिया है जो कि होना चाहिए। ये अगर गिरेगा तो नुकसान होगा, ताकि जिम्मेवार कौन है? क्या इसमें क्या नियम से कितना देखना था? क्या सर नियम कानून तो पूरी रामबाग में ताक पे रखा हुआ है। 90 फुट तक सटा के दीवार से हटा के ही सेफ्टी के हिसाब से भी नहीं बनना चाहिए था घर, ना ही ज़मीन बिकना चाहिए था। उसी हिसाब से दीवार के चारों तरफ नाला भी बना हुआ है कि इसमें नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तो नाला भर के बेचने की बात हो रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग में जहाँ पानी की इतनी किल्लत होने वाली है उसमें जो सोर्सेज हैं सरकार ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि इसमें आप एक भी जल स्रोत को भर नहीं सकते। फिर भी यहाँ का इससे सिस्टम ऐसा है कि भर दो, थोड़ा हल्ला हो जाए हट जाओ, फिर रात को भर दो, फिर हल्ला हो जाए हट जाओ, ऐसे करते करते भर जाएगा और उसका बिक जाएगा। ये कहानी होता है। ये दूर नहीं है कि एक दिन यहाँ पे 4 आदमी आएगा और ट्रैक्टर से ईंटा उठाना शुरू कर देगा। जहाँ कोई हल्ला करेगा भाग जाएगा, फिर आएगा फिर ईंटा उठाने लगेगा। या तो आप यहीं खड़ा रहिए देखने के लिए कि ईंटा तो नहीं उठा रहा, पता लगा सारा दीवार ईंटा उठ के चला जाएगा ट्रैक्टर से। ये होने वाला। आपको कभी कभी दुख होता होगा कि जिस रामबाग परिसर गंगा क्लब से पूरी तरह आकर्षित लोगों का आकर्षण का केंद्र बना था, एक समय दरभंगा का सबसे बड़ा होटल के रूप में आपने विकसित किया रामबाग इलाका। आपके इस होटल सिनेमा घर से रौनक था, यहाँ पर चहल पहल थी। क्या लगता है आपको दुख होता होगा कि वो स्थिति परिस्थिति बदल गई है? जी हाँ जी, बदल गई है। इसलिए भी बदल गई है कि इसको कोई ऐसा, जैसे लोग बाहर से आते हैं, बड़े लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं, तो देख के बड़ा खुश होते हैं, यार ये तो दिल्ली में चीज़ है, यहाँ भी है, किसका है? तो हम लोग को बोलना पड़ता है राजा का है। तो इसको मेंटेन नहीं करते हैं, उनके नहीं समझ में आ रहा है, संसाधन की कमी होगी इसलिए मेंटेन नहीं करते हैं। तो फिर ये भी बोलता है कि इतना सब ज़मीन बेच लिए उसी से कुछ कर लेते हो। भाई ये तो उनकी पर्सनल चीज़ है, उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो मुझे तो यही लग रहा है, जैसा मैंने बताया है, एक दिन पता चला 4 ट्रैक्टर लगा हुआ है, ईंटा लाद रहा है, फिर जब दरबार भागेगा फिर थोड़े दिन के बाद फिर ईंटा लदा रहा है, जैसे वहाँ मिट्टी भरा रहा है, जहाँ उस पर रोक होती है सब भाग जाता है, फिर एक दिन शुरू हो जाता है, फिर अगर रोक हुआ फिर भाग जाता है। यही कहानी हो रही है, ऐसा कर करके ही बिक रहा है। तो आपने देखा इस धरोहर दरभंगा का पर्यटक स्थल बनने के लिए ये धरोहर काफ़ी है। कम से कम बिहार में तो इस तरह का कोई धरोहर नहीं है जिस पर लोग गर्व कर सके। मिथिला के लोग गर्व कर सकते हैं, लेकिन इस धरोहर की हालात काफ़ी नाजुक है। देखिए दीवार में कितने दरार पड़े हुए हैं। अगर ये कभी गिरता है तो आने जाने वाले कम से कम 100 लोग आहत हो सकते हैं और इसकी जिम्मेवारी सीधा या तो नगर निगम या वो विधायक जो नगर के हैं या फिर इससे संबंध रखने वाले लोगों की पूरी तरह होगी। हमने इसी पर
झंडोत्तोलन 2012 में तत्कालीन आईजी से किया था। उस समय हमें धमकियां भी मिली थी, हमें इस मुहिम से हट जाने के लिए कहा गया था, लेकिन हम अड़े रहे और हमने यहाँ पर झंडोत्तोलन कर 2012 में ही पूरे दरभंगा की जनता, प्रशासन और नेताओं को दिखा दिया था कि देखिए ये धरोहर है, इसे बचाने की आवश्यकता है। अगर उस समय सभी नेताओं ने कार्य किया रहता तो हमें लगता है कि आज पुरातत्व विभाग या सरकार इस धरोहर को ले लेती या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर निश्चित तौर पर दरभंगा के और मिथिला के इस धरोहर की रक्षा हो सकती थी। लेकिन उस समय सभी खामोश रहे और खामोश रहने के कारण विधान बाग परिसर का सारा धरोहर नष्ट हो गया, दरभंगा शहर की सारे तालाबें विलीन हो गई। इसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर यहाँ के नेताओं को देना ही होगा। धन्यवाद।